एक रात एक लड़का अपने बूढ़े पिता को एक सड़क के किनारे पड़ी बेंच पर बहाना बनाकर छोड़कर चला जाता है। उस पिता को यह नहीं पता था कि उसका बेटा उसे धोखा दे रहा है। वह अपनी बेटे की राह देखते देखते वहीं बैठे हुए थे। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन बेटा नहीं आया था। वह तो अपनी पत्नी के साथ अपने फ्लैट में जा चुका था। उसे अपने पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपने बूढ़े पिता को गांव से लाकर सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। चारों तरफ कोहरे का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। ओस की टपकती बूंदें शरीर को और भी ज़्यादा जकड़ रही थी। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं से सराबोर जनवरी का महीना हाथ पैरों को गला देने वाले ऐसे मौसम में रात के करीब 11 बज रहे थे। ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बनी हुई सीट पर बैठा हुआ था, जहां इस सर्दी में गर्म हीटर के आगे से उठने की हिम्मत नहीं होती। वहीं एक बूढ़ा इंसान बस एक छोटा सा शॉल ओढ़े हुए कपकपाता हुआ खुद को उस शॉल से ढकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह शॉल इतनी छोटी थी। यदि पैरों को ढको तो सिर उधड़ जाता और सिर को ढको तो पैर उधड़ जाएं। पर वह व्यक्ति और करता भी क्या? उस शॉल से खुद को ढकने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। दरअसल यह रामचरण जी थे, जो कि आज ही अपने बेटे के साथ शहर आए थे। उनका एक ही बेटा था, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था, मेहनत मजदूरी करके इस काबिल बनाया। आज उनका बेटा एक नामी कंपनी में नौकरी करता था, और जब से उसकी नौकरी लगी उसने गांव में आना जाना बिल्कुल ही कम कर दिया था। वह भी अपने पिता की लाखों मिन्नत के बाद 2-3 साल में एक आधा बार गांव चला आता था। उसमें भी आज तक उसने अपने पिता को 1 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। रामचरण जी की पत्नी शांति जी का देहांत हो गया था, जिसके चलते मजबूरी में उसे वहां आना पड़ा था। रामचरण जी एक बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि शांति जी काफ़ी तेज तर्रार थी। शांति जी की इसलिए अपने बेटे से कम ही बनती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता वह अपने बेटे पर तानों की बरसात शुरू कर देती थी। इसलिए उनका बेटा राजेश उनसे कुछ खिंचा खिंचा हुआ सा रहता था, और शांति जी भी उसे एहसास दिलाती रहती थी कि वे निहायती मतलबी और धोखेबाज इंसान है। इसलिए वह उनके होते हुए कभी भी प्रॉपर्टी या ज़मीन की बात नहीं कर पाया था। लेकिन अब शांति जी नहीं रही थी, और इस बात का नाजायज़ फ़ायदा राजेश ने उठाया। जो समय किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही नाजुक और दुख से भरा हुआ होता है, जबकि उसकी माँ उसे छोड़कर ईश्वर के पास चली जाए, उस वक्त भी राजेश ने केवल अपना ही फ़ायदा देखा। जब वह अपनी माँ की मौत पर अपने गांव पहुंचा, तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वह वापस जाना चाहता था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल पर बात की और बात करके अपने पिता के पास आकर बोला, पापा, मम्मी की 13वीं तक तो मुझे यहीं रहना होगा, क्योंकि आपका और माँ के मेरे सिवा आखिर है ही कौन। ऑफिस का काम तो बाद में भी देखा जाएगा, पर मैं इस हालत में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रामचरण जी अपने बेटे की इन बातों से बहुत ही संतुष्ट हुए। अपनी पत्नी के जाने से वे बेहद दुखी तो थे ही, लेकिन उनके बेटे की बातों से उन्हें बहुत ही तसल्ली मिली, जैसे वह अब सोच रहे हों कि सालों बाद ही सही, पर आज उन्हें उनका बेटा मिल गया। आज अपने प्रति उसकी फिक्र देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। अब अगले ही दिन शांति जी की 13वीं का दिन था कि राजेश बोला, पापा, मैं सोच रहा था कि अब यहाँ गांव में कुछ नहीं रहा। माँ थी तब तक की बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। आप अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? आपका अकेले तो यहाँ मन भी नहीं लगेगा।
रामचरण जी ने कहा, बेटा बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कम से कम तुम्हारी माँ की यादों के सहारे तो रह सकता हूँ। और फिर अब इस बुढ़ापे में अब मैं जाऊँगा भी तो कहाँ। तभी राजेश उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ता हुआ बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका कोई नहीं है और आप कहाँ जाएंगे? मैं हूँ तो सही आपका अपना बेटा, आप मेरे साथ चलेंगे अपने बेटे के साथ उसके घर। यह सब सुनकर रामचरण जी की आंखें नम हो गई। राजेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा मैं सोच रहा था कि घर बेच दे, फिर शहर में ज़मीन लेकर वहीं अपना घर बनाएंगे और खुश रहेंगे, लेकिन रामचरण जी ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया। तो राजेश ने मन ही मन एक नया प्लान बनाया। वह रामचरण जी से बोला, पापा हम घर बेच नहीं सकते तो हम घर के कागज़ों पर लोन लेकर अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं ना, जिससे मैं आपके पास ही रहूँगा और 4 पैसे भी आते रहेंगे और किसी की गुलामी भी मुझे नहीं करनी होगी और फिर धीरे धीरे मैं सारा लोन चुका दूँगा। रामचरण जी ने अपने बेटे की बातों पर विश्वास करके घर के कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन 13वीं के बाद राजेश रामचरण जी को अपने साथ लेकर जाने लगा। उसने कहा, पापा आप अपना सामान पैक कर लेना, अब शाम को ही यहाँ से निकलेंगे। रामचरण जी अपना सामान पैक करके अपने बेटे के साथ चल पड़े। खुशी खुशी वह पड़ोसियों से विदा ले रहे थे और बेटे के साथ शहर के लिए जाने लगे। उसके एक पड़ोसी दोस्त ने भी कहा, दोस्त बेटे के साथ जा रहे हो, अब खुश रहना, हमसे मिलने भी आते रहना। रामचरण जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं दोस्त, बेटे की जब भी छुट्टियाँ हुआ करेंगी तो उसे साथ लेकर तुमसे सबसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। वह अपने गांव से बाहर निकल आए थे। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद उन दोनों ने दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया। बहुत दूर तक राजेश अपने पिता को लेकर पैदल ही यूं ही चलता रहा। जब रामचरण जी बहुत थक गए तो वे बोले, बेटा थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब और चला नहीं जा रहा है। उन्हें क्या पता था कि यह सब तो उनके बेटे की ही चाल थी। वह बोला, ठीक है पापा आप यहीं बैठिए, मैं ऑटो ढूंढ कर आता हूँ। शाम के 8 बजे थे। बेटा ऑटो ढूंढने गया था, लेकिन अब 12 बज रहे थे और अभी तक वह वापस नहीं आया था। रामचरण जी इन 3-4 घंटों में न जाने कितनी बार सड़क पर इधर उधर जाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख चुके थे, या यह कह सकते हैं कि उनकी आंखें सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि अभी उनका बेटा उन्हें लेने आता ही होगा। देखते देखते रात के करीब 2 बज चुके थे। गहरी काली रात के अंधेरे के साथ साथ ठंड भी हर पल ही बढ़ती जा रही थी। जाने कैसे रामचरण जी खुद को संभालते हुए थे। वह उस कड़कड़ाती ठंड में बस इस आस में बैठे रहे कि शायद उनका बेटा किसी भी समय उन्हें लेने आता होगा। पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, पर वे कांपते हुए सिकुड़ते हुए वहीं उसी सीट पर बैठे हुए थे। सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क पर वाहन का आना जाना भी अब बंद हो चुका था। कोई एकाएक गाड़ी ही वहाँ से निकल रही होगी। समय का तो रामचरण जी को पता ही नहीं था, लेकिन गहराती हुई काली रात को देखकर लग रहा था कि इस समय यही कोई 1 या 2 बज रहे होंगे कि रामचरण जी के सामने सड़क से एक सफ़ेद गाड़ी गुजरी। वह गाड़ी वापस रामचरण जी की तरफ लौटी। गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देख रामचरण जी थोड़े से घबरा गए। जैसे ही गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उस गाड़ी में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। देखने में वह अच्छा खासा किसी अमीर घर का दिख रहा था। फिर वह चलकर रामचरण जी के पास आया और उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ देख बोला, अंकल जी इतनी रात हो गई है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं?
आपके साथ यहाँ कोई नहीं है? रामचरण जी ठंड के मारे थर थर काँप रहे थे और वह कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थे। वह काँपते होठों से बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कुछ बोलने में असमर्थ थे। उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। वह लड़का गौतम बोला, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? गौतम ने जैसे ही रामचरण जी को पकड़कर हिलाया, वैसे ही रामचरण जी धम्म से नीचे गिर गए। वहीं सड़क पर बेहोश हो गए, क्योंकि वह पूरी रात कांपते हुए ऐसी सर्दी में बैठे थे जब लोगों को रूम के अंदर बैठकर रूम हीटर चलाकर भी सर्दी का एहसास हो रहा हो। ऐसे में एक वृद्ध व्यक्ति खुली सड़क पर रात भर बैठा रहे तो निश्चित ही यह तो होना ही था। जैसे ही रामचरण जी बेहोश हुए, तुरंत ही गौतम ने उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाकर उन्हें अपने साथ ले गया। जब रामचरण जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह बहुत ही बड़े आलीशान कमरे में लेटे हुए हैं और सामने वह लड़का खड़ा हुआ था जिसे उन्होंने बेहोश होने के कुछ देर पहले ही देखा था। गौतम भी तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था, उनके पास आया और बोला, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से कुछ आराम हुआ या नहीं? रामचरण जी बैठते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? गौतम ने पास में बैठते हुए कहा, अंकल जी आप सड़क पर बेहोश हो गए थे। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आया। लेकिन इतनी रात को आप वहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे थे? क्योंकि रामचरण जी को देखकर पता चल रहा था कि वह किसी अच्छी खासी शख्सियत के व्यक्ति हैं, इसलिए गौतम उन्हें देखने के लिए वहाँ पर रुक गया था। देर रात को जब गौतम ऑफिस का काम खत्म करके गाड़ी से रात को अपने घर जा रहा था, तब उसकी नज़र रामचरण जी पर पड़ी थी। कपड़ों पर प्रेस साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। व्यक्ति इस प्रकार से सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उसे बहुत ही अजीब लगा, इसलिए उसने गाड़ी रोककर उस व्यक्ति को देखना चाहा। गौतम ने अपना सवाल फिर से दोहराया, अंकल जी आपने बताया नहीं, आप वहाँ क्या कर रहे थे? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस शहर में मेरी बहुत ही अच्छी जान पहचान है, शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊँ, अगर आप मुझे सच सच बताएं तो। रामचरण जी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे कि वह ठीक तो है या नहीं। उन्होंने गौतम को सब कुछ सच सच बता दिया और राजेश के बारे में पता करने को कहा। वे हाथ जोड़कर बोले, बेटा तुम बस मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। गौतम उनके हाथों पर हाथ रखते हुए बोला, अंकल जी आपको हाथ जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे का पता ज़रूर लगा लूँगा। तब तक आप यहाँ आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। गौतम को अपने माता पिता की उम्र के लोगों से बहुत ही लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि वह बचपन में ही अपने माँ बाप से दूर हो गया था। इसलिए उसे माता पिता की कमी हमेशा खलती थी और उसे माता पिता की कीमत भी पता थी। वह इसलिए अपने से बुजुर्गों की मदद हमेशा किया करता था। उसके पिता उसके लिए एक अच्छी खासी ज़मीन जायदाद छोड़ कर गए थे। गौतम के पिता शहर के जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी मौत के बाद गौतम हॉस्टल में ही बड़ा हुआ था। ज़मीन जायदाद की देख रेख के लिए एक नौकर रखा हुआ था और जब गौतम की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने अपने पिता का बिजनेस भी संभाल लिया था। वह वृद्ध आश्रमों में भी नियमित रूप से पैसे भिजवाता रहता था। गरीबों की मदद करना, दुखी लोगों की मदद करना उसको अच्छा लगता था। बुजुर्गों को देखकर उसे ऐसा लगता था कि आज अगर उसके पिता होते तो शायद वह भी और बच्चों की तरह जीवन जीता। पर हर किसी के नसीब में यह सब कुछ कहाँ हो पाता है। किसी के पास माँ बाप नहीं हैं तो किसी के उनके होते हुए भी उनकी कदर नहीं है।
गौतम ने उनके बेटे का नाम पूछा और यह पूछा कि आपका बेटा कहाँ रहता है। रामचरण जी ने बताया कि वह दिल्ली में ही रहता है। गौतम अगले ही दिन उन्हें लेकर उनके गांव पहुंचा तो देखा कि उस घर में कोई और रह रहा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह घर खरीदा था और कल ही शिफ्ट हुए हैं। यह सब देख गौतम समझ गया कि रामचरण जी के साथ उनके बेटे ने बहुत बड़ा धोखा किया है। गौतम रामचरण जी को अपने साथ ले आया और उसने दिल्ली में ही राजेश नाम के लड़के को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। अब रामचरण जी गौतम के घर पर ही रह रहे थे, जिससे गौतम और रामचरण जी दोनों के जीवन की कमी पूरी होने लगी थी। गौतम रामचरण जी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता था और रामचरण जी उसे बेटे की तरह ही प्यार करते थे। उसे वक्त से खाने पीने की हिदायत देते और अब तो वह उस पर अपना अधिकार भी जताने लगे थे। एक दिन गौतम सुबह से काम में लगा हुआ था। काम जरूरी था, इसलिए उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रामचरण जी ने उससे कई बार कहा, लेकिन वह हर बार यही कह देता, बस अभी आता हूँ, अभी थोड़ी देर रुकिए, बस अभी आता हूँ, आप खा लीजिए, मैं आधे घंटे में आता हूँ। लेकिन 1 घंटे तक डाइनिंग टेबल पर इंतजार करने के बाद भी रामचरण जी को लगा शायद वे ज़्यादा ही बिजी है, इसलिए वे खाने की प्लेट लेकर गौतम के कमरे में ही आ गए। गौतम एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था, उसका पूरा ध्यान लैपटॉप में ही था कि तभी किसी ने कहा, खाना खा लो। वह बोला, वहीं रख दो, खा लूँगा। दोबारा बोलने के लिए जैसे ही उसका मुंह खुला, रामचरण जी ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया और बोले, बेटा बहुत बिजी हो, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। वह बहुत ही प्यार से एक एक निवाला तोड़कर गौतम को खिलाने लगे। काम करते हुए गौतम की आंखें नम हो गई। वह काम छोड़कर रामचरण जी से लिपट गया और बोला, काश आप हमेशा ही मेरे पास ही रहो, ऐसे ही हमेशा मेरा ख्याल रखने वाला मेरा कोई अपना मेरे पास रहे। उसकी आंखों में आंसू देख रामचरण जी उसे चुप कराते हुए बोले, बेटा चुप हो जाओ, यह तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझे मिले। ऐसा बेटा तो नसीबों से मिलता है, शायद मैं इतना नसीब वाला भी नहीं था, इसीलिए तो तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो। रामचरण जी की भी आंखें नम हो गई। वह खुद को संभालते हुए बोले, बेटा परेशान क्यों होते हो, मैं तो यही हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वह उसे प्यार से तसल्ली देकर चुप कराते हुए बोले। गौतम शांत हुआ और अलग होते हुए बोला, आपने खाना खाया? वह बोले, हाँ हाँ, तुम खा लो, मैं भी खा लूँगा। गौतम ने नौकर से कहा, वह रामचरण जी का खाना भी वहीं लेकर आ जाएं। फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। गौतम और रामचरण जी दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश थे कि तभी अचानक एक सुबह रामचरण जी सोकर उठे और नाश्ता करने बैठे थे। गौतम को आवाज़ लगा रहे थे, गौतम बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता लग चुका है, ठंडा हो रहा है। गौतम आते ही बोला, बाबा आज हम अकेले नाश्ते नहीं करेंगे, आज हमारे साथ कोई और भी नाश्ता करेगा। रामचरण जी ने इस बारे में पूछा तो गौतम ने बताया कि उसने पिछले महीने कंपनी के सभी वर्कर को 4 साल से भी ज़्यादा जो उसके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, उसने उन्हें एक ऑफ़र दिया था। कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करने के बाद वे कंपनी के कुछ शेयर्स के पार्टनर बन जाएंगे, इसलिए 2 लोगों ने अपना चयन किया था। फिर एक व्यक्ति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया और वह पार्टनर बनने के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करना तो ज़रूरी था, इसलिए फिर जिसने पैसे दिए थे वह उस कंपनी का 20% का पार्टनर बन गया और आज वही हमारे साथ नाश्ते के लिए घर आने वाला था कि तभी दरवाजे पर कोई आया। गौतम ने मोहन से कहा, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। मोहन ने दरवाज़ा खोला और कहा, गौतम बेटा कोई आपसे मिलना चाहता है,
आप ही से मिलने आया है। गौतम ने कहा, मोहन उन्हें अंदर बुला लीजिए। वह अंदर आकर खड़ा हो गया और गौतम से मिला। तभी गौतम ने उससे कहा, आओ आशीष, मैं तुम्हें आज किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही गौतम आशीष को लेकर अंदर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, रामचरण जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन सरक गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और रामचरण जी को देखकर आशीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से घबरा गया। गौतम ने रामचरण जी को संभाला और बोला, क्या आप आशीष को पहले से जानते हैं? रामचरण जी की सिसकियां उन्हें कुछ और बोलने की इजाज़त नहीं दे रही थी। फिर गौतम ने आशीष से पूछा तो वह पहले से ही घबराया हुआ था। गौतम के जोर देने पर वह बोला, नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। मैं तो आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। अब रामचरण जी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपनी चेयर को साइड करते हुए आगे बढ़े और आशीष के पास आए। उन्होंने उसके पास आकर कहा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से दोहराना। आशीष ने कहा, अंकल जी, इससे पहले वह कुछ और बोल पाता, रामचरण जी ने उसके गाल पर 3-4 चांटे जड़ दिए और बोले, बेशरम नालायक, तुझे शर्म नहीं आई अपने बाप को अंकल जी कहते हुए? क्योंकि आशीष कोई और नहीं बल्कि रामचरण जी का इकलौता बेटा राजेश ही था, जिसके ऑफिस में सब उसे आशीष के नाम से जानते थे। रामचरण जी आंसू भरी नज़रों से गौतम की तरफ देखे जा रहे थे। बोले, बेटा, यही है मेरा नालायक, निकम्मा, नकारा बेटा, जिसे अपने बाप की हर चीज़ को बेच दिया। इसका बस चलता तो यह मुझे भी बेच देता। यही तो है वो इंसान जिसने मुझे इतनी काली ठंडी रात में अनजान शहर में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। यही है वह पापी जिसके कारण मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। वह रोते हुए राजेश से बोले, नालायक, तुझे तो यह भी पता है कि अगर उस दिन मुझे यह फरिश्ता नहीं मिलता तो मैं कहीं भी भीख मांगता, कचड़ा बीनता या सड़कों पर पागलों की तरह भटकता रहता। काश तेरे जैसा नालायक मेरा बेटा ना होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उनकी यह हालत को देख गौतम को बेहद गुस्सा आया। उसने तुरंत ही राजेश का कॉलर पकड़ लिया और बोला, कमीने, तो तू ही है जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। आखिर आज तू मुझे मिल ही गया। तुझे शर्म नहीं आई? जिस बाप ने जीवन भर तेरा बोझ ढोया, आज तूने उन्हें दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा होता इंसान बे औलाद ही रहे तो अच्छा। तेरे जैसे कमीने इंसान को तो जीने का भी अधिकार नहीं है। काश इस कानून ने मेरे हाथ ना बांधे होते तो आज मैं तुझे जिंदा गाड़ देता। तब तक मोहन पुलिस को फ़ोन कर चुके था और पुलिस भी वक्त पर पहुंच गई थी। धोखाधड़ी के केस में राजेश को जेल हो गई और रामचरण जी गौतम के साथ रहने लगे। एक अनाथ बेटे को पिता का प्यार मिल गया और एक बूढ़े पिता को बेटे का साथ मिल गया था। कुछ समय बाद रामचरण जी ने गौतम की शादी एक अच्छी लड़की से कर दी और पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लगा। गौतम रामचरण जी में अपने पिता को देखा करता था। वह अनाथ होते हुए भी इतना अच्छा और संस्कारी था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर रामचरण जी के बेटे में यह संस्कार न जाने कहाँ गायब हो गए। तो दोस्तों, गौतम ने रामचरण जी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप तक पहले ही पहुंचती रहें।